नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। नैनीताल से सबसे पहले बड़ी खबर देंगे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया मामला आज हाईकोर्ट से फैसला आएगा। 23 मार्च को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। चीफ जस्टिस कोर्ट देगी अपना निर्णय, तो वहीं हाईकोर्ट ने दिया था बाजार भाव से किराया देने का आदेश। हाईकोर्ट के आदेश से बचने के लिए सरकार लाई थी एक्ट। सरकार के एक्ट को दी थी रूलक संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नैनीताल से, जहां पर नैनीताल में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया मामला है। आज हाईकोर्ट से फैसला आने वाला है। 23 मार्च को हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस कोर्ट देगी आज अपना निर्णय, तो वहीं हाईकोर्ट ने बाजार भाव से किराया देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश से बचने के लिए सरकार एक्ट लाई थी। सरकार के एक्ट को रूलक संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और ये पूरा मामले को सरकार ने जो फैसला है वो 23 मार्च को सुरक्षित रख लिया था और आज निर्णय सामने होगा। तो आज हाईकोर्ट का फैसला सामने आ जाएगा। बड़ी खबर नैनीताल से, 23 मार्च को हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और जिस तरीके से चीफ जस्टिस आज अपना निर्णय देगी, तो कहीं ना कहीं कई लोगों की इस पर नजर है। हाईकोर्ट ने बाजार भाव से किराया देने का आदेश दिया था और इससे बचने के लिए, हाईकोर्ट के आदेश से बचने के लिए सरकार एक्ट लाई थी और सरकार के एक्ट को रूलक संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तराखंड में जिलों का जोन सिस्टम खत्म हुआ है। अब राज्य में अब सिर्फ होंगे कंटेनमेंट जोन। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन लागू होगी और हर जिले में डीएम तय करेंगे कंटेनमेंट जोन। वापस आने वाले प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन होगा। मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना जरूरी होगा। हाईलोड कोरोना शहरों से लौटने वालों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। 7 दिन इंस्टीट्यूशनल, 14 दिन रहना होगा होम क्वारंटाइन। प्रेग्नेंट लेडी, बुजुर्ग, बीमार, डेथ केस में 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। नॉन हाई लोड शहर से लौटने वाले लोगों के लिए भी नए नियम हैं, जहां पर उत्तराखंड आने पर 14 दिन होना पड़ेगा होम क्वारंटाइन। राज्य के अंदर आने जाने के लिए अब पास जरूरी नहीं है। पहले पास जरूरी होता था, लेकिन अब ये जरूरी नहीं होगा। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और एक जिले से दूसरे जिले जाने पर अब क्वारंटीन नहीं होना होगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदी रहेगी, यानी कि आप शाम 7 बजे के बाद से सुबह 7 बजे के पहले तक नहीं जा सकते हैं। इसके बाद आप निकल सकते हैं। एक जिले से दूसरे जिले जाने में आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी होगा, लेकिन जिस तरीके से पहले क्वारंटाइन होना पड़ता था वो अब नहीं होना पड़ेगा। तो कई सारी रियायतें भी हम देख सकते हैं इसमें। उत्तराखंड आने पर 14 दिन होम क्वारंटाइन होगा और आपको बता दें कि बहुत सारी रियायतें हैं, यानी कि जो लोग एक जिले से दूसरे जिले जाना चाहते हैं उन्हें कई सारी मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन वक्त आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शाम 7 बजे के बाद आप ना निकलें। बुलेटिन में बात अब करेंगे कोरोना अपडेट की। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1411 पहुंची है। राज्य में सोमवार को कोरोना के 56 नए केस सामने आए हैं। 714 लोग ठीक हुए हैं और अब तक 14 मरीजों की यहां पर मौत हो चुकी है। बागेश्वर में 2 मामले सामने आए, चमोली में 1, चंपावत में 2 नए केस हैं, दून में 7, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 1, पौड़ी में 4 केस, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 28 नए कोरोना केस देखे गए हैं। तो इस तरीके से 56 नए मामले सामने आए हैं। आपको हम बता रहे हैं, बागेश्वर में 2, चमोली में 1, चंपावत में 2 नए मामले हैं। तो वहीं दून की बात करेंगे 7, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 1 और पौड़ी में 4 नए केस देखे गए हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें 2, टिहरी में 28 नए मामले सामने आए हैं और इस तरीके से 56 नए मामले सामने आए हैं। तो 1411 कोरोना मरीजों की कुल संख्या पहुंच चुकी है। राज्य में सोमवार को कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। अब सभी का इलाज किया जा रहा है और आपको बता दें 714 मरीज ठीक होकर कोरोना को मात देकर अपने घर भी पहुंच चुके हैं और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किन किन जिलों में कोरोना के नए केस देखे गए हैं। तो चमोली से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां 30 जून तक आम श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ बंद रहेगा। आम श्रद्धालु 30 जून तक दर्शन नहीं कर पाएंगे। जिला प्रशासन और मंदिर समिति के बीच बैठक हुई और बैठक के बाद अहम निर्णय लिया गया। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया है। सीईओ
देवस्थानम बोर्ड जारी करेगा अंतिम आदेश और उसके बाद ही मंदिर खुलेगा। यानी कि 30 जून तक आम श्रद्धालुओं के लिए अभी बद्रीनाथ के द्वार बंद रहेंगे। अभी आप बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, और इसके चलते सीओ देवस्थानम बोर्ड जब आदेश जारी करेगा, अंतिम आदेश, उसके बाद ही कब से खुलेगा मंदिर, कब से आप जा सकते हैं बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए, ये साफ हो पाएगा। तो चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 30 जून तक आम श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ के जो द्वार है वो बंद रहेंगे। आम श्रद्धालु 30 जून तक अभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। जिला प्रशासन और मंदिर समिति के बीच एक बैठक हुई है और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है, जहां कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन 5 की शुरुआत हुई है, तमाम धार्मिक स्थल खोले जाने की बात कही गई है, लेकिन जो कई बड़े मंदिर हैं वो अभी नहीं खुल रहे हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पहले व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जाएंगी, उसके बाद ही जो मंदिर के द्वार हैं वो खोले जाएंगे। यानी कि 30 जून तक अभी आपको और रुकना होगा। बद्रीनाथ जी की आज्ञा रही, केदारनाथ जी की आज्ञा रही, सब वही हुआ। 30 तारीख को हमने सोचा था कि कम से कम तब तक यात्रा रोक दी जाए, और जो नगर के बद्रिकाश्रम या जोशीमठ या गोपेश्वर, ये लोग सभी सम्मानित लोग बैठे थे, और सभी की एक ही बात थी कि 30 तक किसी प्रकार कोई बाहरी व्यक्ति ना आवे, यहाँ तक कि लोकल व्यक्ति भी न जावे। और इसी पे एक मोहर लग गई, एक चर्चा हुई और निर्णय निकला कि 30 तारीख तक भगवान की पूजा ही चले, बाकी कोई वहाँ बाहर का न जाए। इसमें जैसे शासन के दिशा निर्देश थे कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक एक कर लें, उसके आधार पर ही डिसीजन लिया जाएगा। तो आज सभी हकूकदारी, हमारे व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन वगैरह सभी के साथ बैठक की गई, और सबका यही मत था कि 30 जून तक यात्रा ना शुरू की जाए, और इसके संबंध में हम अपनी संस्तुति सीओ देवस्थानम बोर्ड के पास भेज देंगे और तदनुसार ही फॉर्मल लेटर जारी होगा। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर बदली गई बोर्ड एग्जाम की तारीखें। जी हां, उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट में बदलाव कर दिया है। अब 22 से 25 जून के बीच 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी। शनिवार और रविवार को देहरादून बंदी के चलते ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उनकी तारीखें बदल दी गई हैं, एग्जाम की तारीखें बदली गई हैं, और अब 10वीं और 12वीं की जो डेट शीट है उसमें बदलाव करके 22 से 25 जून के बीच परीक्षाएं निर्धारित की जा रही हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 22 से 25 जून के बीच होगी। शनिवार और रविवार को देहरादून बंदी के चलते एक अहम फैसला लिया गया है। तो तमाम जो परीक्षा केंद्र है उनको भी जानकारी भेजी गई है। बोर्ड एग्जाम की तारीखें बदली गई हैं। शनिवार और रविवार बंदी के कारण यह अहम निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की डेट शीट अब 22 जून से 25 जून के बीच ये एग्जाम होंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 22 और 25 जून के बीच में होंगी। तो शनिवार रविवार को देहरादून बंदी के चलते ये अहम फैसला लिया गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधिवत रूप से अस्तित्व में आ गई। सीएम की घोषणा के करीब 3 महीने बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही शासन ने गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुकी है। आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, और इसके बाद से अब जो गैरसैंण है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाएगी। सीएम की घोषणा के बाद 3 महीने बाद राज्यपाल ने इसे मंजूर किया है। मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद गैरसैंण अब ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाएगी। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के नोटिफिकेशन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जताई। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि इस फैसले के लिए प्रदेश की जनता को बधाई है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन और जन भावनाओं से जुड़ा फैसला है। सीएम ने कहा कि 4 मार्च 2020 और 9 नवंबर 2000 की तरह ये दिन भी ऐतिहासिक है। भावनाओं को आज सार्थक परिणाम मिल गया है। जो घोषणा थी आज वो निर्णय में बदल गई है, और काफ़ी लोगों के मन में आशंका थी कि घोषणाएं हो जाती हैं लेकिन आगे हो नहीं पाता है। और इसलिए आज तमाम वो लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए आंदोलन किया, वो तमाम वो लोग हमारे नौजवान भाई बहन जिन्होंने इस राज्य के लिए अपनी शहादत दी,
निश्चित रूप से उनकी आत्मा को आज शांति मिली होगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी का नोटिफिकेशन जारी होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। विधिवत अधिसूचना जो ग्रीष्मकालीन राजधानी की भराड़ीसैंण को लेकर हुई है, निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो अधिसूचना जारी होते ही इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस नोटिफिकेशन के लिए सीएम को बधाई भेजी है, लेकिन साथ ही सवाल भी दागा है कि यदि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून अस्थायी राजधानी, तो फिर राज्य की राजधानी कहां है? राज्य सरकार ने भराड़ीसैंण गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय अधिसूचित कर दिया है। एक कदम है, अच्छा कदम है, मगर राज्य सरकार को ये भी बताना चाहिए कि राज्य की राजधानी कहाँ है। देहरादून अस्थायी राजधानी है। केंद्र सरकार ने जब राज्य की घोषणा की तो देहरादून को अस्थायी राजधानी कहा। तो एक अस्थायी राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, वे राजधानी का स्थान अब भी रिक्त है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ राजधानी विरोधी ही नहीं, राज्य के विरोधी भी रही हैं। ये नहीं सोच रहा कि क्या कहें क्या ना कहें। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को बजाय कहने के वो कोरोना के संकट काल में जनता के साथ खड़े रहे, और ये याद होगा हम हाउस में लेकर आए थे इसको। नोटिफिकेशन खाली अब हुआ है, बाकी निर्णय बहुत पहले कैबिनेट ने और बाद में विधानसभा में पास हो गया था, वही घोषणा मुख्यमंत्री। तो इसलिए कांग्रेस को इस प्रकार की, वो तो उसे अधिकार भी नहीं है गैरसैंण पे बोलने का। वो लोग राजधानी क्या राज्य के खिलाफ थे, राजधानी तो बहुत दूर की बात है। तो एक और अहम खबर, जहां राज्य की नदियों में मशीनों से खनन पर हाईकोर्ट ने सरकार से गंभीर सवाल पूछे हैं। चीफ जस्टिस की कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब केंद्रीय वन मंत्रालय ने खनन की अनुमति जब मैनुअल दी गई है, तो कैसे मशीनों से खनन कार्य चल रहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब राज्य में खनन के लिए नदी तल में जेसीबी, पोकलैंड समेत सभी भारी मशीन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, तो नियमावली के विरुद्ध खनन का शासनादेश कैसे जारी किया गया। खनन के लिए मशीनों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी, उस मामले को उसमें चैलेंज किया गया था, जिसमें आज कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो ये बताएं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉरेस्ट क्लियरेंस में मैनुअल माइनिंग का जिक्र है और साथ ही जो राज्य सरकार की खुद की खनन परिहार नियमावली है वो मशीनों के प्रयोग को नदी तल क्षेत्रों में पूरी तरह प्रतिबंधित करती है, तो किस आधार पर मशीनों द्वारा खनन की अनुमति दी गई है, राज्य सरकार को बृहस्पतिवार तक स्पष्ट करना है। कोरोना का दंश पूरे देश के साथ विश्व के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो वहीं कई लोग कोरोना संक्रमितों से भेदभाव कर रहे हैं और कई संक्रमित लोग इसे लेकर दुखी भी हैं। वहीं ऐसे ही लोगों की मुश्किलों को देखकर उत्तराखंड में महिला उत्थान और बाल कल्याण संस्था ने अपने नाम का कैंपेन शुरू किया है, जो लोगों को कोविड-19 पेशेंट से भेदभाव नहीं करने के लिए जागरूक कर रहा है। जब हमारे रिजल्ट लोगों को पता लगी, हमारे ये वायरस के बारे में लोगों को पता लगा, तो उन्हें वो हीन भावना से देखने लगे, उनसे दूर जाने लगे, उनसे डरने लगे। बट मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक छोटा सा वायरस है, ये एक बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। जो कल शायद अपने थे, आज वो मुझसे दूर भागने लगे हैं। तो यही अपने कैंपेन का भी मतलब है, जो कल अपने थे वो आज भी अपने हैं। और जब मैं उन लोगों से, जब कोविड पॉजिटिव जो केसेस आए, जब मैंने उनसे बात करी, तो बहुत नेचुरल और अच्छे तरीके से वो लोग खुश हैं। और उन्हें शायद, मुझे लगता है कि शायद उन्हें भी मेरी बात करने में बहुत खुशी मिली होगी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा तो उनके लिए नहीं कर पाई, लेकिन सिर्फ मैं उनको मोटिवेट कर सकती हूँ।
कोरोना के बाद अब पहाड़ों में आपदा का खतरा सर पर है। ऐसे में सबसे अधिक दिक्कत उन गांवों को है जिन्हें विस्थापित किया जाना था। कुमाऊं में 4 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जिन्हें प्रकृति का तांडव कहीं भी जमींदोज कर सकता है। बीते सालों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने कई गांवों को नामो निशान तक मिटा दिया है। कुमाऊं में आपदा की सबसे अधिक मार पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर पर पड़ती है। इन जिलों में आज भी कई ऐसे गाँव हैं जिन्हें तत्काल विस्थापन की दरकार है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि विस्थापन तो दूर, जोन 5 में बसे पिथौरागढ़ में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मौजूद नहीं है। आपदा प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जो है चल रही है और अगले सप्ताह इसका तिथि भी नियत किया गया है और इसी सप्ताह में तैनाती हम लोग कर लेंगे। वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही थी इसमें कोरोना वायरस का जब संक्रमण काल हुआ तो उसमें हमने इंटरव्यू को स्थगित किया। प्रदेश के 22 मंडियों में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, क्योंकि यहां बाहर के प्रदेशों से फल, सब्जी, राशन के साथ ही व्यापारियों की आवाजाही भी बनी रहती है। लेकिन प्रदेश की सभी बड़ी मंडियों में सैनिटाइजेशन का अभियान ठंडा पड़ा हुआ है, जिससे व्यापारी और आढ़ती चिंतित हैं। हालांकि मंडी विपणन बोर्ड के अध्यक्ष का दावा है कि उन्होंने प्रदेश की सभी मंडियों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उनकी दलील है कि देहरादून को छोड़ प्रदेश की किसी मंडी में कोरोना का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। बहुत भय बना हुआ है। यहाँ कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है और कोई किसी की जांच नहीं हो रही है। कोई बाहर से आ रहा है उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। यहाँ मंडियों में भी जितनी यथासंभव है वो सारी थर्मल व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और लगभग जितने लोगों की हो सकती है उतना हम कर भी रहे हैं। देहरादून की सब्जी मंडी में कोरोना के मामले आने के बाद सरकार ने बड़ा सबक सीखा है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि देश के ऐसे किसी भी शहर से सब्जी, फल नहीं मंगाए जा रहे जो कोरोना के हाई रिस्क जोन में हैं। सुबोध उनियाल ने कहा कि देहरादून को छोड़ प्रदेश में 25 सब्जी और अनाज मंडी हैं, जहां रोजाना सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और मंडी में जाने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है। वहीं जो दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक से नीचे उतरने की परमिशन नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की नहीं, सतर्कता बरतने की जरूरत है। मंडी के लोग हैं, उनके द्वारा ही सामान को डाउनलोड अपलोड किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरी एहतियात बरती जा रही है। देहरादून मंडी में जहां संक्रमण के स्थिति में पहुंची, आपने देखा कि उसको तत्काल बंद करने का निर्णय लिया। वैकल्पिक मंडी की भी हमने नोटिफिकेशन किया। भले वहाँ पर माल देवता में स्थानीय विरोध के कारण वो संभव नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी नूनर खेड़ा में हम लोग वहाँ पर अपना सामान जो बाहर से मंगवा रहे हैं और खासकर उन्हीं राज्यों से मंगवा रहे हैं जिन राज्यों में संक्रमण की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में नगर निगम ने सैनिटाइजेशन अभियान को तकरीबन रोक दिया है। 2 महीने पहले निगम ने जहां 60 वार्ड के लिए 60 सैनिटाइजेशन टैंकर लगाए थे, अब उनकी संख्या महज 5 रह गई है। नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रौतेला के मुताबिक वो हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइन के मुताबिक ही छिड़काव करवा रहे हैं। मेयर के मुताबिक सोडियम हाइपोक्लोराइड का ज्यादा इस्तेमाल प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, लिहाजा इसका छिड़काव को पूरे शहर में न करके केवल कोरोना मरीजों वाली जगह पर ही किया जा रहा है। ये मैं मानता हूं कि इसका छिड़काव जहां विषाणुओं को नष्ट करता है तो कहीं न कहीं फ्लोरा फौना को भी नुकसान पहुंचाता है। वर्तमान में जो एडवाइजरी या जो हमें निर्देश मिले हैं वो निर्देश मिले हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को लोकलाइज किया जाए, यानी कि क्वारंटाइन सेंटर्स और स्टेजिंग एरियाज़ या जहाँ पे कोविड हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ पर इनका अधिक से अधिक प्रयोग हो। अल्मोड़ा नगर में बारिश होते ही पेयजल किल्लत शुरू हो जाती है। पिछले 1 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश से कोसी नदी में सिल्ट आ जा रही है, जिससे पंपिंग नहीं हो रही है। पंपिंग नहीं होने से ही लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। जो बार बार बारिश हो रही है, इस वजह से कोसी नदी में सिल्टिंग की शिकायत बढ़ जा रही, गंदलेपन की बहुत ज़्यादा शिकायत बढ़ने के कारण पंपिंग बाधित हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।